शुरुआत से ही उत्तराखंड में सियासी उठापटक देखने को मिल रहा था। लगता था कि इसका अंत मार्च में तो हो ही जाएगा, लेकिन जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ रावत उत्तराखंड के सीएम बने और 3 महीने के बाद देखा यह जाता है कि उत्तराखंड में चेहरा बदल गया और पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ ले ली। लेकिन इसी शपथ के साथ पुष्कर सिंह धामी चल पड़े हैं अग्निपथ पर, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की राह सीएम के तौर पर चुनौतियों से भरी हुई है। पुष्कर सिंह धामी वो पहुंच चुके हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। रविवार की सुबह देहरादून में मौसम का मिजाज भी बदला और राजनीति की हवाएं भी। शाम ढलने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण से पहले राजभवन में भी बारिश हो रही थी और उन आंखों से भी अदृश्य आंसू टपक रहे थे जिन्होंने सीएम बनने का ख्वाब देखा था। बम्पर बहुमत के बावजूद 4.25 साल के कार्यकाल के भीतर भाजपा को देवभूमि में 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़ गए। तीनों ही बार कई नेताओं का नाम चर्चा में आया, लेकिन दिल्ली से फाइनल नाम तय होने के बाद हर चेहरे पर मायूसी ही छाई। इस बार भी वरिष्ठता को आधार मानकर जिन नेताओं के मन में लड्डू फूट रहा था, उनको जोर का धक्का बड़े धीरे से लगा। आला कमान ने न सिर्फ युवा चेहरा फाइनल किया, बल्कि जातीय संतुलन भी बखूबी सेट किया। अब पुष्कर धामी के हाथ में उत्तराखंड की कमान है, लेकिन ये शपथ सिर्फ कुछ महीनों के लिए है, क्योंकि फिर से चुनाव होंगे और फिर से वही भागदौड़ शुरू होगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। न तो ये संयोग था और न ही प्रयोग, ये वक्त की जरूरत थी जिसका आदेश दिल्ली से देहरादून पहुंचा था। पुष्कर धामी पर दिल्ली से पुष्प वर्षा जरूर हुई, लेकिन पार्टी के भीतर एक नए तूफान की आहट भी सुनाई दे रही थी। तभी तो सुबह से ही देहरादून से दिल्ली तक भागदौड़ मची थी। कभी कोई किसी के घर दिखता तो कभी कोई किसी और के। शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर धामी की लोकेशन भी पल पल बदलती रही। कभी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात, कभी सतपाल महाराज से बंद कमरे में चर्चा, तो कभी भुवन चंद खंडूरी का आशीर्वाद लेते वो नजर आए। पुष्कर सिंह धामी भले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, लेकिन चर्चा इस बात की ज्यादा थी कि पार्टी में कौन कौन नाराज है। नाराज कहे जा रहे खेमे में खिचड़ी तो जरूर पक रही थी, लेकिन कैमरे पर ऑल इज वेल का दावा भी पूरे भरोसे के साथ दिया जा रहा था। स्वागत रहेगा। हमारे युवा विधायक जो है मुख्यमंत्री बन गए, तो प्रदेश को अच्छी तरह लेकर जाएंगे। बहुत सुंदर। नेताओं की नाराजगी की बात आ रही है। आप लोग चूंकि यहाँ पे इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो नेता नाराज है उसका नुकसान होगा? नहीं, नुकसान के परिवार का मामला अपने मन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। नाराज तो सब घर में भी होते हैं, नाराजगी तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या कहेंगे, आज शपथ ग्रहण समारोह है, कई सारे नेता नाराज बताए जा रहे हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी का कोई विषय नहीं है। ये उत्तराखंड में जो पार्टी का एक निर्णय हुआ है और सभी लोग उसको सर्वमान्य रूप से मान रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक संकट की वजह से ऐसी स्थिति आई है। युवा चेहरे को जिम्मेदारी मिली तो बुजुर्ग नेताओं की नाराजगी का धुआं भी उठने ही लगा। लेकिन शपथ ग्रहण होते होते गर्म हुए तेवर नरम भी पड़ने लगे। साथियों के सहयोग को देखकर पुष्कर धामी का सफर सुहाना तो नजर आता है, लेकिन असली पड़ाव 6-7 महीने बाद आएगा और तभी ये तय होगा कि पुष्कर पर दिल्ली से हुई पुष्प वर्षा कितनी सफल रही। देहरादून से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। ये तो रही तस्वीर उत्तराखंड की। अब आइए उत्तर प्रदेश।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। इसी जश्न के साथ ही परिणामों ने कई समीकरण की तरफ इशारा भी कर दिया है, जो 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान धरातल पर उतरते नजर आएंगे। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने 67 सीटों पर कब्जा किया, उसने एक बार फिर से विपक्ष को विधानसभा चुनाव की तैयारी और उसकी रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए, जंग खत्म, संग्राम शुरू। पंचायत चुनाव में लहरा भाजपा का परचम। विधानसभा चुनाव से पहले क्या बन रहे समीकरण। पंचायत चुनाव के परिणाम क्या कर रहे इशारा। जश्न की ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग जिले से सामने आई हैं, जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में भाजपा ने 75 में से 67 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया और पंचायत चुनाव में जीत की आस लगाई बैठी सपा को करारा झटका लगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की सीटों पर भाजपा ने अपने 65 प्लस के मिशन को पूरा कर दिया और पश्चिम से लेकर पूर्वांचल और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक 67 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया। लेकिन इस परिणाम ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में नई ऊर्जा भर दी है और अब सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ये परिणाम विधानसभा चुनाव के परिणामों की तस्वीर दिखा रहा है। दरअसल पंचायत चुनावों को गांव खेड़े का चुनाव कहा जाता है, जिसमें पंचायत चुनावों के जरिए चुनी जाती है गांव की सरकार। भाजपा ने पंचायत चुनावों में दिखाया तब यूपी की 67 सीटों पर लहरा भाजपा का परचम। भाजपा ने गांव-गांव तक दर्ज कराई अपनी मौजूदगी। पंचायत अध्यक्ष पद पर जो चुनाव हुए, उसके जो परिणाम आए, उससे ये बिल्कुल साफ है कि इस चुनाव में बीजेपी ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसका जो असर है वो 2022 में भी देखने को मिलेगा। और जो सियासी समीकरण है वो भी जो इस वक्त है, कुछ वैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव में भी रहेंगे। यानी बीजेपी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सहयोगियों को भी कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में दी जाएंगी। गांव की सरकार चुनने के इस चुनाव ने भाजपा में विधानसभा चुनाव से पहले ऊर्जा फूंक दी, जिसको लेकर भाजपा नेताओं में खुशी का माहौल है। अध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय और समाजवादी पार्टी की करारी पराजय के कारण से मुझे तो बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि एक बार फिर से अहंकार हारा है, गुंडागर्दी हारी है, जंगल राज लाने वाले हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। दरअसल भाजपा ने जो रणनीति बनाई थी और जो लक्ष्य तय किया था, उससे बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद अब विधानसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन करने की रणनीति को सफल बनाने के काम में जुट गई। 75 में 67 सीटें उत्तर प्रदेश ने जीता है पंचायत के चुनाव ने, और वास्तव में आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनप्रतिनिधियों का संपूर्ण सहयोग, जिस प्रकार ताकत लगाकर और पूरा संपूर्ण कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार ताकत लगाकर सीट जीत दर्ज किया है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। और वास्तव में जो जीत हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष जो जीते हैं, ये गरीबों की सेवा के लिए हम लोग जीते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए जीते हैं। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी नीतियाँ, योजना जो है, जिसके कारण हम लोग जीत मिली है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव के परिणाम ने विपक्ष को करारा झटका दिया, जिसकी छटपटाहट नजर आती है और परिणामों में खोट दिखाते हुए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है, जिससे किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनावों में परिणाम वो न आए जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावों में आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की है। जो चुनावी नियम होते हैं उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। जब आप जनता के बीच गए थे चुनाव लड़ने, तो जनता ने आपको पंचायत चुनाव में हरा दिया था। और जो बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कही थी कि अब हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है जिला पंचायत अध्यक्ष में, अब डीएम और कप्तान से लड़ाई है,
तो डीएम और कप्तान ने बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है। उस बेईमान जीत में भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता 2022 में देगी। वहीं कृषि कानून के विरोध के सहारे राजनीतिक विरोध की राह पकड़ने वाले राकेश टिकैत भी पंचायत चुनाव परिणाम पर हैरान है कि आखिर इतने विरोध के बावजूद पश्चिमी यूपी में भाजपा ने कैसे जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया। हाँ, यहाँ पे भी जीत हुई। हमने तो कहा ना कि जोन से स्कूल में भी पढ़े, जो गणित का टीचर था उनका, उसको हमको भी पढ़वा दो, हमारी फसलें भी उसी रेट में बिकवा दो। भाई कैंडिडेट जीत रहे 3 और सारी की सारी वोट पड़ रही उन पे, तो कौन सा गणित है वो। खैर, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावों ने विधानसभा चुनाव की आहट को और भी मजबूत कर दिया है और साथ ही एक नई तस्वीर पेश की है, जिसे अपनी अपनी नजर से हर दल न सिर्फ देख रहा है बल्कि उसको परिभाषित भी कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। अयोध्या में जल्द ही भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, जिसके बाद अयोध्या की गलियां भक्तों से गुलजार होंगी। लेकिन उससे पहले ही भक्तों को सुविधा देने का काम शुरू हो रहा है, जिससे अपने आराध्य को देखने के लिए, उनकी भक्ति में लीन होने के लिए किसी भक्त को किसी तरीके की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसी ही सुविधाओं की शुरुआत हो चुकी है, जिससे भक्तों के चेहरे खिल उठे। पुकार रहे हैं भगवान श्री राम, जीवन के पूरे होंगे काम। राम के दरबार में मिलेगी हर सुविधा, सुरक्षित रहेगा भक्तों का सामान। अयोध्या की छटा दिन पर दिन निखरने लगी है और भक्तों का तांता अयोध्या की गलियों में देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे राम मंदिर निर्माण के काम में तेजी आ रही है, वैसे वैसे भक्त भगवान राम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। भक्त और भगवान के बीच में किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी न हो, ऐसे में भक्तों को कई सुविधाएं मिलने जा रही हैं। दरअसल अयोध्या में रामलला का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अब सामान रखने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले अमावा मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और ये लॉकर पूरी तरह से फ्री होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचने से पहले मिलेगी सुविधा। अमावा मंदिर में भक्तों के लिए फ्री लॉकर की सुविधा, भोजन से लेकर प्रसाद रखने के लिए लॉकर उपलब्ध। लॉकर में सामान रखने के लिए नहीं देना होगा पैसा। लॉकर का उद्घाटन किया गया है। यह निःशुल्क लॉकर है, जो अयोध्या आने वाले गरीब लोग हैं उनके लिए बड़ी सहूलियत होगी। इसमें आचार्य किशोर कुणाल साहब काफ़ी काम करते रहे हैं बिहार में, उनके काम से करोड़ लोग से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, फायदा हुआ है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में किसी भी तरह का सामान ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या फिर कोई अन्य सामान, इसे रखने के लिए दर्शनार्थियों को लॉकर की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए लॉकर की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए 200 लॉकर की सुविधा अभी उपलब्ध है। जैसे जैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी, हम लोग इसको बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे कुछ भाइयों को यह कंसर्न था कि ये लॉकर सुविधा शुरू होने से उनको दिक्कत आएगी, लेकिन मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ, जैसे राम रसोई के आने से किसी होटल को कोई दिक्कत नहीं आई, उसी प्रकार लॉकर सुविधा के आने से हमारे किसी भी भाइयों को कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि श्रद्धालु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरी आशा यही है कि जितने श्रद्धालु बढ़े, हम लोग उतने सक्षम तो है नहीं कि सभी को लॉकर सुविधा दे पाए, लेकिन इसलिए मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई चिंता की बात नहीं है, वे लोग बेफिक्र रहें। मुफ्त लॉकर सुविधा का उद्घाटन बिहार के मुख्य लोकपाल न्यायाधीश श्याम किशोर शर्मा और अयोध्या के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने किया, जिससे भक्तों के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। साथ ही अयोध्या प्रशासन भी इस प्रयास को सराह रहा है। निश्चित तौर पर जो दर्शनार्थी यहाँ आते हैं उससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। यहाँ पर देखा गया कि सुरक्षा के भी प्रॉपर इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिससे कि ये ट्रैक होता रहे कि कौन आ रहा है। तो सुरक्षा मानकों के साथ साथ लोगों को
सुविधा मिले, इस उद्देश्य से इसका जो है आज शुभारंभ हुआ है। जल्द ही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और फिर इन गलियों में भक्तों की वो लंबी कतार नजर आएगी जिनकी आंखों में भगवान राम की प्रतिमा को उतार लेने का इंतजार होगा और दिल में श्री राम की छवि और जुबां पर भगवान राम की जयकारे। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि की रिपोर्ट। मुद्दे की बात में आगे बढ़े उससे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। लखनऊ से ये बड़ी खबर मिल रही है जहां गोमती रिवर फ्रंट घोटाले मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 8 आरोपियों के ठिकानों पर सीबीआई की टीम दबिश दे रही है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में एक साथ ये कार्रवाई चल रही है। आपको बताएं, लखनऊ के गोमती नगर, विकास नगर, आशियाना समेत कई जगहों पर सीबीआई की टीमें पहुंची हैं जहां दबिश दी जा रही है। सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी ये दबिश चल रही है। तो बड़े पैमाने पर सीबीआई की एक साथ दबिश चल रही है। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर सीबीआई की टीमें पहुंची हैं, तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश, जांचने की कोशिश। इस क्रम में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। 8 आरोपियों के ठिकानों को चिन्हित किया गया है और अब उन ठिकानों को खंगाला जा रहा है, वहां दबिश दी जा रही है। सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और आपको बताएं, सिंचाई विभाग के कई इंजीनियर्स हैं जिनके ठिकानों पर यह दबिश चल रही है। ये लखनऊ में है और इसके अलावा 3 राज्य भी बताए जा रहे हैं जहां पर एक साथ सीबीआई की टीम इस वक्त छापेमारी के काम को कर रही है, जहां खंगालने की कोशिश की जा रही है दस्तावेजों को। तो कई तार, जांच की आंच किस पर आती है, ये तमाम सवाल इस छापेमारी से जुड़े हैं जो लगातार जारी है। 8 आरोपियों से जुड़े कई ठिकाने हैं और उन ठिकानों पर दबिश जारी है, जिसमें सिंचाई विभाग के कई इंजीनियर्स का नाम भी शामिल है। लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट से जुड़ा यह मामला, जहां घोटाले के बाद 8 आरोपी जिनके ठिकानों पर दबिश चल रही है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जगहों पर इनके ठिकानों पर सीबीआई की टीम दबिश दे रही है। पूरा मामला क्या है जरा समझिए। अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी योजना गोमती रिवर फ्रंट, जो साबरमती रिवर फ्रंट के आधार पर बनाने की कोशिश थी, करोड़ों का खर्च था इसमें। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पर जांच बिठाई और कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट में कितने रुपए लगे और कितने लगने चाहिए थे, ये सारी चीजें जब इवैल्यूएट की गई तो क्या क्या चीजें निकल के सामने आई, जरा ये समझिए। और कुल मिला के ये बड़ी तस्वीर आती है कि इस पूरे रिवर फ्रंट पर घोटाला यानी भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त कौन कौन से लोग हैं, नीचे से ऊपर तक, उनकी ही अब जांच पड़ताल की जा रही है। कईयों पर गाज गिर चुकी है और कईयों के लिए तैयारी है। जिस तरीके से ये दबिश और छापेमारी चल रही है, इस रिवर फ्रंट से जुड़े सिंचाई विभाग के छोटे अधिकारियों से लगाए बड़े नाम तक शामिल हैं। और जब सरकार ने इस योजना को लेकर जांच के आदेश दिए तो सामने निकल के आया कि 1513 करोड़ के प्रोजेक्ट में बगैर काम किए 1437 करोड़ की राशि आवंटित हुई है। बिना काम किए 95% राशि आखिर कैसे पहुंच गई? इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के कई लूप होल्स पर नजर जाती है। करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और अब इसी क्रम में आज की अपडेट यह है कि 8 आरोपियों के कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी का काम चल रहा है। 3 राज्यों में कई ठिकाने हैं इन 8 आरोपियों के, उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल चल रही है। पूरा मामला शुरू होता है किस तरीके से गोमती रिवर फ्रंट को महत्वाकांक्षी योजना, सौंदर्यीकरण और एक पर्यटन स्थल की तरह बनाने की ये कोशिश थी। और जब इस पर जांच बिठाई गई तो कई नाम निकल के सामने आए। रूप सिंह के गाजियाबाद, नोएडा ठिकानों पर सीबीआई का छापा, ये नाम भी सामने आ रहे हैं। 173 ठेकेदार भी इस घोटाले में शामिल हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। और बहरहाल ताजा अपडेट ये है कि 8 आरोपियों के कई ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद ऐसे तमाम शहरों में सीबीआई की टीमें दबिश दे रही हैं। लखनऊ के कई पॉश इलाकों में सीबीआई की टीमें इस वक्त मौजूद हैं। सिंचाई विभाग के जो इंजीनियर हैं उनके घरों पर भी छापेमारी ये चल रही है।
तो ये छापेमारी के क्रम में और किस तरीके की जानकारी निकल के आ रही है, चलिए हम रुक करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं इस पूरी खबर पर। अभी कुछ नया पता चला है क्या विवेक, कुछ नई जानकारी निकल के सामने आई हो? जी स्नेहलता, देखिए इस समय हम लोग गोमती नगर के विशाल खंड इलाके में आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले विपुल खंड में थे जहां पर सिंचाई विभाग के इंजीनियर अखिल रमन के यहाँ छापेमारी चल रही थी। अब इस समय हम जिस जगह खड़े हैं वो एक ठेकेदार का घर है, अखिलेश कुमार सिंह का मकान है। ये आप सामने हमारे कैमरे में देख रहे हैं, 3/522 विशाल खंड। ये अखिलेश कुमार सिंह है ठेकेदार और ये ऋषु कंस्ट्रक्शन के नाम से इनकी कंपनी थी। यहाँ पर इस समय सीबीआई की टीम अंदर पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है। चूंकि इस मामले में अभी 2 दिन पहले ही सीबीआई ने एक एफआईआर की है, एक फ्रेश एफआईआर हुई है जिसमें 16 अधिकारियों सहित 179 ठेकेदार और अधिकारी कर्मचारी सब शामिल है। 16 सीनियर अफसर भी शामिल है। अभी वो नाम हमारे सामने बहुत जल्दी नाम भी आ जाएंगे। तो ये जो इतने नाम सामने आए उसी में से एक ये ठेकेदार अखिलेश कुमार सिंह का मकान है और बहुत वृहद स्तर पर हो रही है। आपको पहले भी बताया कि लगातार 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 40 से ज़्यादा ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है। और ये सैकड़ों करोड़ रुपए का रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था, 2017 का घोटाला है। उससे जुड़े तमाम डेवलपमेंट्स लगातार होते रहे। जो उस समय सिंचाई विभाग के एक्सीएन थे रूप सिंह यादव समेत कई लोग की अरेस्टिंग भी हो चुकी है। और जो उस समय अखिलेश सरकार में तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल सिंह यादव, उनका भी जांच की आंच उन पर भी आ सकती है। बहुत सारे नाम हैं। अखिलेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था रिवर फ्रंट और वहां पर तमाम विकास कार्य के लिए जो घोटाले हुए थे, गड़बड़ियां हुई थी, सिंचाई विभाग पूरा काम कर रहा था। तो इसमें करीब 40 से ज़्यादा ठेकेदार कंपनियां भी शामिल हैं जिन्होंने उस समय काम लिए थे और बिना किसी टेंडर के, बिना किसी नोटिस जारी किए हुए काम लिया गया था। और रबर डैम बनाए गए थे, जो डायाफ्राम वॉल होती है वो बनाई गई थी। और जो पेरिस की तर्ज पे एक ये बात समझी जा सकती है कि ये इतने बड़े बड़े टेंडर सिर्फ छोटे अधिकारियों के हाथ से निकलते हैं और ये बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी होती हैं। इसमें बड़े बड़े ठेकेदारों का भी नाम सामने आता, शामिल होता है। उन्हीं में से एक के घर के सामने, कोठी के सामने, माफ कीजिएगा, आप खड़े हैं। जी बिल्कुल इसने बताया। ये पीछे जो कोठी आप देख रहे हैं, ये आलीशान विशाल खंड की कोठी है। ये करोड़ों रुपए की कोठी है। एक ठेकेदार कंपनी ऋषु कंस्ट्रक्शन के नाम से अखिलेश कुमार सिंह के जो इन्होंने रिवर फ्रंट पे ठेका लिया था, ये उनकी कोठी है यहाँ पर। और इस समय देखिए अंदर सीबीआई की टीम है और बाहर किसी को भी अलाउ नहीं है अंदर जाने के लिए, दरवाजे बंद हैं। जो उनके कर्मचारी हैं, जो घर में लोग रहते हैं, जो काम करते हैं, उनको भी बाहर आने से रोक दिया गया है किसी भी तरह से। और अंदर एंट्री नहीं है। वो खुद भी अखिलेश कुमार सिंह इस समय भीतर है या नहीं है ये भी क्लियर नहीं है। सीबीआई की टीम उनके परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। तमाम जो दस्तावेज हैं, जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित दस्तावेज थे, जो जिस चीज का भी ठेका इन्होंने लिया होगा, अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन सा ठेका इनके पास था, क्योंकि तमाम ठेके उठे थे। बहुत सारे डायाफ्राम वॉल बननी थी वहां पे और रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट होने थे। तमाम चीजें ऐसी थी जो अलग अलग टेंडर, अलग अलग ठेके दिए गए थे बिना टेंडर नोटिस जारी किए। तो उसी में से एक ही अखिलेश कुमार सिंह का आवास है जहां पर इस समय हम लोग मौजूद हैं। अब इनसे अगर अंदर मौजूद होंगे तो उनसे पूछताछ हो रही होगी और सारे डॉक्यूमेंट जो उस समय के 2017 जब ये काम शुरू हुआ था, अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट जब ये शुरू हुआ था, उस समय की बात है। उस समय से संबंधित सारी एक एक चीजें छानबीन की जा रही है। इनके बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे, इनका सारा मोबाइल का जो डेटा है अगर वो मिल जाएगा वो भी देखा जाएगा। तो ये सब जोड़ कड़ियां, चूंकि सीबीआई के पास सारे साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं, सारी कड़ियां जोड़ चुकी है ऑलरेडी सीबीआई। उसके बाद ये दबिश दी गई है। 2 दिन पहले इसमें एफआईआर हुई है। ठीक 2 दिन पहले सीबीआई ने स्पेशल जो इनकी इन्वेस्टिगेशन विंग है उन्होंने एफआईआर की है और अभी इसके बाद ये छापेमारी वृहद स्तर पर शुरू हुई है। यहाँ पर हम लगातार चिंता वाली बात ये देखिए अपने कि दर्शकों को, आपने 179 लगभग ठेकेदारों का नाम बताया है। एक ठेकेदार के घर के सामने आप खड़े हैं, कोठी के सामने आप खड़े हैं। ऐसे तमाम एफआईआर की जाए तो कुल मिला के इनके बैंक डिटेल से किसको क्या ठेका मिला ये भी तो क्लियर नहीं हुआ है। तो क्या ये मान के चले जितना बड़ा आकार इस घोटाले का दिख रहा है वो बढ़ भी सकता है? बढ़ सकता है। अभी जो अमाउंट है इसने लता, कितने सैकड़ों करोड़ की बात कही जा रही है। जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो सामने नहीं आया है। कितना अमाउंट है, किस किस ठेकेदार ने
कितने करोड़ के ठेके लिए ये भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी शुरुआत इन्वेस्टिगेशन की जो शुरुआत हुई है वो अभी फ्रेश स्टार्ट हुई है। 2 दिन पहले जो एफआईआर हुई है, मैंने आपको बताया कि 179 ठेकेदार हैं और 16 बड़े अफसर शामिल हैं उसमें। तो ये 2 दिन पहले की फ्रेश एफआईआर है, यानी सीबीआई के पास कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये इनका इन्वॉल्वमेंट उस ठेकेदारी में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो टेंडरों में गड़बड़ियां हुई है, जो काम में गड़बड़ियां हुई हैं, और पूरी रकम का किस तरह से गड़बड़ घोटाला किया गया, पूरी प्रोसेस नहीं फॉलो होती है। कुछ अधिकारियों को पता है टेंडर पास हो गया और ये पैसे भी ट्रांसफर होते हैं, ये बड़ा मामला है।